उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में हमने दो प्रमुख शासकों की बात की थी। पहले कुलिंद शासक और इनके बाद आने वाले दूसरे नंबर पे हमने बात की थी कत्यूरी वंश, जिनको दूसरा नाम कार्तिकपुर राजवंश भी दिया गया था। इसी तरह से मध्य इतिहास में, क्योंकि अब स्टार्ट होगा उत्तराखंड का मध्य इतिहास, और मध्य इतिहास में हम दो प्रमुख राजवंशों की बात करेंगे। पहले वो जिन्होंने गढ़वाल रीजन पर शासन किया, जिनको हम पवार शासक के रूप में जानते हैं या पवार वंश, और दूसरे वो जो कुमाऊं रीजन पर शासन किया जिसमें हम पढ़ेंगे चंद वंश। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं मध्य इतिहास ऑफ उत्तराखंड, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। इसमें पहला लेक्चर है लेक्चर 10 चंद वंश, और इसमें हम सिर्फ चंद वंश की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। शासन का मतलब शासकों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, किसी भी वंश की बात करते हैं तो उसकी बात आती है स्थापना की, किसने स्थापना की। तो चंद वंश की जब स्थापना की बात करते हैं ना, तो इनकी स्थापना में दो मत आते हैं। क्योंकि होता क्या है, ऐसा बताया गया है कि चंद वंश में रुद्रचंद्र एक शासक हुए। रुद्रचंद्र से पहले का जो भी इतिहास है चंद वंशों का, वो बहुत ज़्यादा भ्रामक है, मतलब कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कहीं भी। तो इनसे पूर्व का जो भी इतिहास है, पूर्व का इतिहास, उस पर कोई एक स्पष्ट मत नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब हम चंद वंश इसकी जब स्थापना की बात करेंगे ना, स्थापना, तो इसमें हम दो मत पढ़ेंगे। पहले मत में साफ साफ बताया गया है कि कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था, ये पहले मत की हम बात कर रहे हैं, अंतिम शासक का नाम था ब्रह्मदेव। याद होगा सबको, अगर लेक्चर देखा है आपने तो। इसको हम बीरमदेव के नाम से भी जानते हैं। ये जनाब बड़ा भोगी किस्म के थे, इनको बस शराब और शबाब चाहिए था। ये ज़्यादा ध्यान देते नहीं देते राज्य पे या राज्य की जनता पे। तो ब्रह्मदेव क्या करता है, ब्रह्मदेव के काल में लगभग ऐसा बताया जाता है 1019 ईस्वी में सोमचंद नाम का एक व्यक्ति आया, और इस सोमचंद नामक व्यक्ति के साहस को देखकर ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया। फिर सोमचंद ने विवाह उपरांत, विवाह होने के बाद 1025 में ऐसा बताया जाता है कि 1025 में इसने फिर चंदवंश की स्थापना की। चंदवंश की स्थापना पहला मत तो ये कहता है। ठीक है, और इसने राजधानी किसको बनाया, जब इसने स्थापना की राजधानी बनाया इसने चंपावत को। तो यहाँ पे लिख दो राजधानी चंपावत। पूर्व में चंपावत का आसपास का एरिया था स्टार्टिंग में, बाद में इन्होंने फिर ये नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ और कुछ नेपाल का हिस्सा भी इसमें शामिल कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे मत की। तो ये भी फिलहाल पवार वंश में हटा देता हूँ, ये सिर्फ हमने ब्रेन मैपिंग के लिए किया था कि हम मध्य भारत नहीं, मध्य उत्तराखंड में क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा मत कहता है, पहला मत हमने जान लिया चंद्रवंश की स्थापना से लेके, दूसरा मत में आते हैं एक इतिहासकार का नाम आता है एटकिंसन। ये जो दूसरा मत है एटकिंसन, ये मैं बता रहा हूँ किसके हिसाब से, एक अलग से उत्तराखंड के इतिहास की बुक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखी हुई, उसमें ये जिक्र किया गया है। एटकिंसन कहते हैं कि जो स्थानीय लेख या अभिलेख जो कह सकते हैं स्रोत हैं, उसमें चंद्रवंश के स्थापना के रूप में सोमचंद का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ऐसा माना जाता है, एटकिंसन कहते हैं कि सोमचंद के आने की जो तिथि है वो कोई स्पष्ट नहीं है। पहली चीज़ तो कहीं तो हमें ऐसा मिलता है कि बताया जाता है कि ये 685 ईस्वी में आया था, और कहीं बताया जाता है कि ये 700 ईस्वी में आया था, और कहीं कहीं हमें मिलता है 1178 ईस्वी में आया था। तो एटकिंसन कहते हैं कि सोमचंद के ये सारी तिथियां जो हैं सोमचंद के आगमन की तिथियां हैं, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है, और इनका कहना है, एटकिंसन के हिसाब से ये कहते हैं बेसिकली, लेकिन फिर भी सोमचंद ने शासन किया, और ऐसा माना जाता है कि 969 तक मान लेते हैं जब भी आया ये, और इसके जो भी वंशज थे
सोमचंद के, उन्होंने लगभग कब तक शासन किया? इसके वंशजों ने शासन किया लगभग 969 तक। फिर एटकिंसन कहते हैं कि 969 में एक स्थानीय जाति है उत्तराखंड में, खस। वो खस क्या करते हैं, इन पर आक्रमण करते हैं। किस पर? सोमचंद के वंशजों पर, और सोमचंद के बाद में जो शासक है उन पर आक्रमण करते हैं। और ऐसा माना जाता है फिर खस के 11 मतलब कह सकते हो कि 969 से लेके लगभग आने वाले 213 वर्षों तक ये खस प्रजाति के जो लोग हैं, खस जाति के जो लोग, ये शासन करते हैं। और इस काल को मतलब 969 है ये, सॉरी, हाँ, 969 से बाद के 213 लगभग वर्षों तक, ये लगभग वर्ष में है, इसको बोला जाता है खसिया शासन या खसिया काल। खसिया बेसिकली एक तरह के ठाकुर और क्षत्रिय थे, कुछ ब्राह्मण भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। समझना ध्यान से, हम क्या समझ रहे हैं, चंद वंश की स्थापना किसने की? तो पहला मत हमने सीधे सीधे समझा, ठीक है, ब्रह्मदेव अंतिम शासक, उसकी पुत्री के विवाह सोमचंद के साथ उस तरह से हुई। दूसरे मत में हम क्या समझ रहे हैं, एटकिंसन जो हमें बता रहे हैं कि पहली बात तो ये सोमचंद के आने की कोई फिक्स डेट हमें मिलती नहीं है, ठीक है, अलग अलग डेटों में इसके आगमन की डेट हमें मिली है। दूसरा ये कहते हैं कि फिर भी मान लेते हैं कि जब भी ये आया इसने और इसके वंशजों ने शासन किया लगभग 969 ईस्वी तक। 969 ईस्वी के आसपास खस जाति जो कि एक स्थानीय जाति थी, ठाकुर और क्षत्रियों के समूह हुआ करते थे, ये आक्रमण करते हैं और इनको सिंहासन से हटा देते हैं। और अगले 200-250 वर्षों तक क्या होता है, खसिया काल चलता है, मतलब ये जाति शासन करती है। और इसी में ही एक और खसिया काल को एक और इतिहासकार है, इनका नाम है हरमन गुट्स। हरमन गुट्स कहते हैं कि इस खस काल को कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल कहते हैं, कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर एटकिंसन कहते हैं कि खसों के बाद जब ये 200-250 वर्षों तक खस जाति शासन करती है, उसके बाद में चंद वंश का ही एक शासक आता है वीरचंद्र। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो वीरचंद्र था कहीं ना कहीं वंशज था किसका, सोमचंद का, ऐसा बताया जाता है, ठीक। तो ये वीरचंद्र आता है, तो फिर ये पुनः वीरचंद्र आके फिर पुनः सत्ता स्थापित करता है किसकी, चंद वंश की, ठीक है। और चंद है तो चंदी वंश की स्थापित करेगा। इसके बाद फिर चंद वंशों का शासन शुरू हो जाता है और लगभग 35 से 37 चंद वंश के शासक शासन करते हैं और ये पहुंचते हैं धीरे धीरे रुद्रचंद तक। और पहले ही हमने बात की थी कि इतिहास क्या बताता है कि रुद्रचंद से पहले का जो इतिहास है उसमें अलग अलग मत मिलते हैं, कोई एक स्पष्ट उल्लेख नहीं है। रुद्रचंद्र से बाद के जितने भी वंशावली है चंदों की वो एकदम स्पष्ट है, ठीक है। तो ये एक दूसरा मत एटकिंसन के हिसाब से ये हुआ। अब हमने इनकी तो बात कर ली संस्थापना की, अब बात कर लेते हैं कि कुछ लेख, तो हम आंसर क्या टिक करें, इसका संस्थापक कौन होगा। तो अल्मोड़ा से 2 लेख मिले हैं जिनको हम अल्मोड़ा प्रति और दूसरे का नाम है सीरा प्रति, ये लेख हैं। इनके हिसाब से इसमें उल्लेख है, वैसे तो सोमचंद का कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन फिर भी जिक्र मिलता है। तो अल्मोड़ा प्रति के हिसाब से सोमचंद को संस्थापक माना जाता है, किसका, चंदवंश का। और वहीं सीरा प्रति की बात करें तो सीरा प्रति में एक शासक हुआ है थोरचंद। इस थोरचंद को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसका, चंदवंश का वास्तविक संस्थापक। तो मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है। और ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो तो एक उत्तराखंड का इतिहास करके बुक आती है डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच की, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये तो हुई बात कि संस्थापक कौन था। अगर
क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो और आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हम टिक करेंगे किसको, थोरचंद को। क्यों? क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख भी है और सोमचंद का कोई स्पष्ट उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर सिंपली पूछा जाता है कि क्या कहते हैं चंद वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, तो वहाँ पे फिर हमें, और थोरचंद अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें सोमचंद ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई इसके संस्थापना की बात कि किस तरह से कुमाऊं का चंद वंश शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। कत्यूरी वंश से हमने लिंक किया, कहाँ से, ब्रह्मदेव से। अब कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इनके उन शासकों का जिनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला नाम आता है इंद्रचंद। इंद्रचंद के बारे में कहा जाता है कि इसने रेशम का उत्पादन शुरू किया था। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किसने किया, तो ऑब्वियस है जिसने रेशम उत्पादन किया वही रेशमी वस्त्र होगा, तो इंद्रचंद आंसर हो जाएगा उसका। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारती चंद। भारती चंद के बारे में कहा जाता है कि ये नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक था। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक। और इसको ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1191 में जब नेपाल को उसमें डोटी भी कहते थे शायद, डोटी एक शब्द पढ़ा था मैंने इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेपाल ऑन ब्रैकेट डोटी। 1191 में क्या होता है, नेपाल या डोटी के चल सामंत ये आक्रमण करते हैं किन पर, चंद शासकों पर। चल आक्रमण करते हैं और अपनी पुनः सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो चंद वंश यहाँ कमजोर पड़ जा रहा है। लेकिन जब भारती चंद आता है तो भारती चंद इनको फिर हराते हैं और नेपाल पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके साथ में ही हम बात कर लेते हैं उद्योत चंद की। उद्योत चंद ये दूसरे शासक थे जिन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे लिख लो, नेपाल पर आक्रमण करने वाले दूसरे शासक, नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक, दूसरा शासक। दूसरा और पहला कौन था, प्रथम करने वाला। प्रथम तो लिखा ही नहीं मैंने, प्रथम लिख दो यहाँ पे, प्रथम शासक। ठीक, तो ये तो बात होगी नेपाल पर और उनका चंद वंश की पुनः सत्ता स्थापित करने वाले शासकों की। इसके बाद कुछ शासक ऐसे हैं जो मुगल के दरबार में गए थे, उनकी हम बात कर लेते हैं एक साथ, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखे हैं। ये चंद शासकों के नाम हैं, ये मुगल शासकों के नाम हैं जिनके दरबार में वो गए थे जी हुजूरी करने के लिए और बचने के लिए कि कहीं हम मुगल आक्रमण ना करते उत्तराखंड पे, और उनको खुश करने के लिए फिर मुगल शासक उनको उपाधि दे दिया करते थे। बात अलग है, फ्री में नहीं देते थे, ये जवाहर हीरे जवाहरात बड़े बड़े उपहार लेके जाते थे। तो ज्ञानचंद का पहला जिक्र आता है, ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। किसको, ज्ञानचंद को। तो ये गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद की है, जिसको किसने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर रुद्रचंद्र जिसका समकालीन शासक अकबर था और ये अकबर के दरबार में भी गया था। बाज बहादुर ये दो मुगल शासकों के दरबार में गया था, एक तो शाहजहां और दूसरा औरंगजेब। ठीक है, और बाज बहादुर के बारे में कहा जाता है, एक पॉइंट और है इसके बारे में इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट यहीं पे हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। इसने बेसिकली दारा सुके का जो बेटा था सुलेमान शिको, उसको शरण देने से मना कर दिया था। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम दारा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, दारा शिको के बेटे सुलेमान शिको, सुलेमान शिको को शरण नहीं दी। सिंपल लिख देता हूँ मैं, ठीक है, शरण नहीं दी, ध्यान रखना कहीं कुछ और समझ जाओ। तो बाज बहादुर के बारे में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये दो मुगल दरबारों में गया था, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा चंदवंश शासक दो मुगल शासकों के दरबार में गया था। दूसरा, सुलेमान शिकोह ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम आपको शरण में नहीं देंगे, क्योंकि रीज़न था अगर ये शरण में देता, उसको शरण देता, तो हो सकता है कि मुगल शासक इसके राज्य पर आक्रमण करते, तो हो सकता है यही सोच के इसने उसको शरण ना दी हो। ठीक है, इसके बाद आता है त्रिमल चंद। त्रिमल चंद भी शाहजहाँ के दरबार में गए थे और शाहजहाँ ने इनको बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी।
ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गए किसके, उन शासकों के जो मुगल दरबारों में गए थे, ये आपको याद रखने हैं। इससे ज़्यादा और डिटेल वैसे रहती नहीं है। ठीक है, इसमें फिर एक शासक आता है जिसका नाम है देवचंद या दीपचंद, क्या नाम था इसका, हाँ देवीचंद, देवीचंद। ये देवीचंद जो था ना, ये बहुत ही अयोग्य शासक था, ऐसा इतिहास बताता है। और इसका अपना खुद का कोई विज़न नहीं था, ये दरबारियों के भड़कावे में आ जाता था। और देवीचंद को इसको बोला जाता है चंदों का मोहम्मद तुगलक, या कुमाऊँ का कह सकते हो इसको, क्योंकि कुमाऊँ पे शासन किया था, हम कह सकते हैं कुमाऊँ या फिर चंदों में मोहम्मद तुगलक। इसको इसके दरबारियों ने क्या किया था, षड्यंत्र करके मरवा दिया था। इसका ये इतना बेवकूफ़ था, इसको उकसा करके मुगल शासकों पर आक्रमण करने के लिए लोगों ने इसको भड़का दिया। और इसको भड़का के इसके कान भर के एक रोहिला सरदार था, उसको मरवा दिया था इसने। रोहिला सरदार की हत्या करवाई थी इसने। तो ज़बरदस्ती ये मतलब आ बैल में को मार वाला हिसाब था इसका, देवीचंद का इसके टाइम पे। और ये इतना मतलब बेवकूफ़ था, ये क्या कहते हैं उसको ना, खर्चे, अत्यधिक बेफिजूल के खर्चे, यहाँ पे लिख दो, अत्यधिक बेफिजूली खर्चा, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ ये, ठीक है, बेफिजूली खर्चा करता था ये। और इसके बेफिजूली खर्चा को देख के आसपास के जो शासक थे उनको लगता था कि उत्तराखंड बहुत ज़्यादा धनी है, और उसके चक्कर में फिर वो उस पर आक्रमण करने की सोचते थे। इतना तो बेवकूफ़ था ये। ठीक, तो ये हो गए कुछ शासकों के बारे में। और एक दो बचे क्या, हाँ रुद्रचंद्र एक आया शब्द जिसमें हमने पढ़ा था कि अकबर का समकालीन था, इसके बारे में एक पॉइंट और है रुद्रचंद्र के बारे में। इसने कई सारे ग्रंथों की भी रचना की थी। उन ग्रंथ की रचना जो की थी उनके नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, ग्रंथों की रचना। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 यहाँ पे आता है आपका उषा रुद्र। कैसे याद रहेगा, रुद्र जोड़ा है ना। नंबर 2 पे ये तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। आता है आपका त्रैवेदिक था, हाँ त्रैवेदिक, ये त्र है, त्रैवेदिक धर्म निर्णय, ये भी इसने रचना की थी ये। ठीक है, तो 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसकी रचना किसने की थी, रुद्रचंद ने की थी, ये ध्यान रखना है। और क्या कुछ बचा है इसमें, बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा वो हम बाकी का आगे जो पार्ट है, जब हम प्रशासन पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें भी जिक्र आएगा। अभी खासकर जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें आएगा जिक्र कि किस चंद शासक ने कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी स्थापत्य कला, या कौन कौन से गढ़ या कौन से मंदिर बनवाए, तो वहाँ भी जिक्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और जिक्र कर लेते हैं जहाँ जिसका नाम आता है लक्ष्मी चंद, बाकी का बाद में कवर कर लेंगे। लक्ष्मी चंद के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली इसने कई सारे नए काम किए थे, जैसे बंदोबस्त कार्यालय का खुलवाना, बंदोबस्त कार्यालय खुलवाए इसने, ठीक है, या फिर इसने कचहरियाँ खुलवाई। ऐसे बहुत सारे थे जो राज्य हित में इसने काम किए, और बड़े बड़े मंदिरों का इसने जीर्णोद्धार भी कराया। ठीक है, तो काफ़ी इस लोकहित के काम किए थे इसने, लक्ष्मी चंद ने लोकहित कार्य काफ़ी किए थे इसने, तरक्की के लिए, राज्य और लोकल के लिए। ठीक, बाकी जो बचता है हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिलहाल तो इतना ही शासन से रिलेटेड।